हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। बहुत पुराने टाइम में जब लोग सब कुछ लिख नहीं पाते थे, तब हिस्ट्री को स्टोरीज के थ्रू याद रखा जाता था। लोग अपने ब्रेव एंसेस्टर्स, देवताओं और मिथ्स और सोसाइटी में आए बड़े चेंजेस के बारे में कहानियां बोलते और सुनते थे। ये स्पोकन स्टोरीज मेमोरी को जिंदा रखने में हेल्प करती थी। उसके बाद भी बहुत पहले से इंडिया में लोग लिखना जानते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ऑलरेडी राइटिंग यूज करते थे। इसका प्रूफ हड़प्पन सील्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर मिली लिखाई है, जो 3rd मिलेनियम BCE या उससे भी पहले की मानी जाती है। हालांकि आज भी उनकी स्क्रिप्ट को पूरी तरह समझा नहीं जा सका है, क्योंकि अब तक उसका सक्सेसफुल डिकोडिंग नहीं हुआ है। इंडिया में जो सबसे पहली रिटर्न हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्लियरली समझ में आती है, वो इंस्क्रिप्शंस है। ये हार्ड सरफेसेस जैसे रॉक्स और पिलर्स पर कार्व की गई होती थी। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस एम्परर अशोक के टाइम की है, जो 3rd सेंचुरी BCE से बिलोंग करती है। उनके मैसेजेस, जिन्हें एडिक्ट्स कहा जाता है, नेचुरल रॉक्स और स्टोन पिलर्स पर कार्व किए गए थे। बाद में 1st सेंचुरी CE के बाद इंस्क्रिप्शन सिर्फ रॉक्स और पिलर्स तक लिमिटेड नहीं रही। इन्हें कॉइन्स, मेटल स्टैच्यूज, स्कल्पचर्स और कॉपर प्लेट्स पर भी बनाया जाने लगा। ये इंस्क्रिप्शंस हिस्टोरियंस के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। इनके जरिए हमें किंग्स और उनके फैमिलीज, रूलर्स के डेट्स, उनके किंगडम्स का साइज, उनका गवर्नेंस सिस्टम और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में पता चलता है। साथ ही ये सोसाइटी, क्लाइमेट, फेमाइंस और डेली लाइफ की भी इंफॉर्मेशन देते हैं। इंस्क्रिप्शंस के अलावा एंशिएंट इंडियन लिटरेचर भी हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत, पुराण, जैन और बौद्ध रिलीजियस टेक्स्ट्स, इंडियन ऑथर्स की राइटिंग्स और फॉरेन विजिटर्स की ट्रैवल स्टोरीज हमें पास्ट के बारे में काफी नॉलेज देती है। इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में एक और इंपॉर्टेंट स्टेप था किंग्स की बायोग्राफीज और रॉयल फैमिलीज की हिस्ट्री लिखना। उदाहरण के लिए 7th सेंचुरी CE में बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा, जो किंग हर्ष की लाइफ स्टोरी है। ये बुक उनके रूल के टाइम की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ का एक रियलिस्टिक पिक्चर देती है। सोगौरा कॉपर प्लेट। सोगौरा कॉपर प्लेट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है। ये सोगौरा नाम की जगह से मिला था, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में है। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये मौर्यन एम्पायर के टाइम का है, इसलिए ये बहुत पुराना और वैल्यूएबल है और हमें पास्ट को समझने में हेल्प करता है। इस कॉपर प्लेट पर लिखाई की गई है और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंशिएंट इंडिया के अर्लीएस्ट राइटिंग सिस्टम्स में से एक मानी जाती है। इंस्क्रिप्शन की शुरुआत में कुछ स्पेशल सिंबल्स दिए गए हैं। इन सिंबल्स में एक ट्री नरेलिंग दिखाता है और दूसरा एक माउंटेन को शो करता है। यही सिंबल्स एंशिएंट पंचमा कॉइन्स पर भी मिलते हैं, जिससे हिस्टोरियंस को उस समय की और जानकारी मिलती है। प्लेट पर एक और सिंबल भी है, जो 4 पिलर्स पर खड़े हुए बिल्डिंग जैसा लगता है। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक ग्रैनरी को दिखाता है, यानी ऐसी जगह जहां ग्रेन स्टोर किए जाते थे। इस इंस्क्रिप्शन में एक रॉयल ऑर्डर लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि ग्रैनरी में रखे ग्रेन्स को केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि उस समय के रूलर्स ने प्रिकॉशंस लिए थे, शायद फैमिन या फूड स्कैर्सिटी के टाइम में। हिस्टोरियोग्राफी इन दी मेडिवल पीरियड। मीडिवल पीरियड में इंडिया में हिस्ट्री लिखने की परंपरा और ज्यादा डेवलप होने लगी। इस समय हिस्टोरिकल राइटिंग का स्टाइल धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग के काफी पास आने लगा। इस पीरियड की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है राजतरंगिणी, जिसे कल्हण ने 12th सेंचुरी CE में लिखा था। ये बुक कश्मीर की हिस्ट्री बताती है। कल्हण ने अपनी बुक लिखने से पहले बहुत केयरफुली अलग अलग सोर्सेज चेक किए। उन्होंने इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, पुराने बिल्डिंग्स, रॉयल रिकॉर्ड्स और लोकल ट्रेडिशंस को स्टडी किया। इतने सारे सोर्सेज यूज करने और सोच समझकर लिखने की वजह से उनका काम मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बहुत क्लोज माना जाता है। मीडिवल टाइम्स में कई हिस्टोरियंस मुस्लिम रूलर्स के कोर्ट्स में काम करते थे। उनका राइटिंग स्टाइल अरबी और पर्शियन हिस्ट्री राइटिंग ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस हुआ था। इस टाइम के एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन थे जियाउद्दीन बर्नी। अपनी बुक तारीख-ए-फिरोज शाही में उन्होंने समझाया कि एक हिस्टोरियन का रोल क्या होना चाहिए।
बर्नी का मानना था कि हिस्टोरियंस को सिर्फ रूलर्स की तारीफ ही नहीं करनी चाहिए, उन्हें रूलर्स के ब्रेव डीड्स और अच्छी पॉलिसीज के साथ साथ उनकी गलतियों और रॉन्ग डिसीजंस के बारे में भी लिखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वाइज लोगों, स्कॉलर्स और सेंस की टीचिंग्स ने सोसाइटी की कल्चरल लाइफ को कैसे अफेक्ट किया, यह भी बताना जरूरी है। इस तरह बर्नी ने हिस्टोरियोग्राफी को और ज्यादा ब्रॉड और मीनिंगफुल बनाया। हालांकि मुगल कोर्ट्स में कई हिस्टोरियंस का मेन फोकस एम्परर्स की तारीफ और अपनी लॉयल्टी दिखाने पर रहता था। उनकी हिस्टोरिकल राइटिंग्स में पोएट्री और ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी ऐड की जाने लगी। मुगल एम्पायर के फाउंडर बाबर ने अपनी लाइफ स्टोरी तुजू के बाबरी लिखी। इसमें उन्होंने अपनी बैटल्स के साथ साथ उन जगहों के बारे में भी लिखा जहां वे गए, जैसे वहां की इकोनॉमी, कस्टम्स, प्लांट्स और नेचर। मुगल पीरियड की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अबुल फजल की अकबरनामा। ये इसलिए स्पेशल मानी जाती है क्योंकि अबुल फजल ने रियल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और उन्हें केयरफुली वेरीफाई किया। उनका मेथड ज्यादा रियलिस्टिक और लेस बायस्ड माना जाता है। मीडिवल इंडिया में एक खास टाइप की हिस्टोरिकल राइटिंग पॉपुलर थी, जिसे बखर कहा जाता था। बखस में हीरोज की तारीफ, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बैटल्स और ग्रेट लोगों की लाइफ स्टोरीज लिखी जाती थी। मराठी बखर के कई टाइप्स मिलते हैं, जैसे सभासद बखर, जिसे कृष्णाजी अनंत सभासद ने छत्रपति राजाराम महाराज के रूल के टाइम लिखा। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के रूल के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। भाऊ साहिबांची बखर और पानीपताची बखर दोनों बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताती है। वहीं होलकरांची कैफियत होलकर फैमिली और मराठा हिस्ट्री में उनके रोल पर फोकस करती है। बखस अलग अलग टॉपिक्स पर लिखी जाती थी। इनमें किंग्स की बायोग्राफीज, रॉयल फैमिली की हिस्ट्री, इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन, रिलीजियस ग्रुप्स की स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज, कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस, मिथोलॉजिकल स्टोरीज और रूलर के किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी इंफॉर्मेशन शामिल होती थी। डू यू नो, बहुत टाइम पहले कई फॉरेन स्कॉलर्स इंडिया आए या फिर उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। उनकी राइटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि इनके जरिए हमें पता चलता है कि पास्ट में लोग कैसे रहते थे और सोसाइटी कैसी थी। इन फॉरेन स्कॉलर्स में एक बहुत फेमस नाम अलबेरूनी का है। उन्होंने अरबी लैंग्वेज में इंडिया के नॉलेज, साइंस और सोशल लाइफ के बारे में लिखा। उनका काम हमें यह समझने में हेल्प करता है कि इंडिया फॉरेन लोगों को कैसे दिखाई देता था। इसके बाद कई और फॉरेन राइटर्स ने भी इंडिया पर बुक्स लिखी। उदाहरण के लिए हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखा और मिन्हाज सिराज ने तबकात नासरी लिखी। इसी तरह अमीर खुसरो ने कई ऐसे वर्क्स लिखे जिनसे हिस्ट्री और कल्चर की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। तैमूर, जिन्हें अमीर तैमूर भी कहा जाता है, ने इंडिया पर इन्वेजन के बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजू कनमुरी लिखी। वहीं याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी। ये सारी राइटिंग्स हिस्टोरियंस के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये सल्तनत पीरियड की हिस्ट्री समझने में मदद करती है। फॉरेन ट्रैवलर्स की ट्रैवल स्टोरीज भी मीडिवल इंडिया को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बारबोसा और डोमिंगो स्पेस जैसे ट्रैवलर्स इंडिया आए और उन्होंने जो देखा उसके बारे में लिखा। उन्होंने सिटीज, लोगों, कस्टम्स और एवरीडे लाइफ का डिस्क्रिप्शन दिया, जिससे हमें उस समय की सोसाइटी की क्लियर पिक्चर मिलती है। मुगल एम्परर औरंगजेब के टाइम में भी कुछ हिस्टोरियंस ने इंपॉर्टेंट अकाउंट्स लिखे। ईश्वरदास नगर, भीमसेन सक्सेना, खाफी खान और निकोलाउ मनुच्ची जैसे राइटर्स के वर्क्स मुगल हिस्ट्री को समझने के लिए वैल्यूएबल सोर्सेज माने जाते हैं। उनकी राइटिंग्स हिस्टोरियंस को उस पीरियड को और बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करती है। हिस्टोरियोग्राफी इन दी मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में, खासकर 20वीं सेंचुरी में, लोगों ने इंडिया के पास्ट को बहुत ज्यादा केयरफुली स्टडी करना शुरू किया। इस स्टडी में आर्कियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल था। आर्कियोलॉजी का मतलब है जमीन को खोदकर पुराने बिल्डिंग्स, टूल्स और दूसरे एंशिएंट रिमेन्स ढूंढना। इंडिया में ये आर्कियोलॉजिकल स्टडीज ब्रिटिश रूल के टाइम शुरू हुई। इस फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम सर अलेक्जेंडर कनिंघम का है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने कई एक्सकेवेशन सुपरवाइज किए और उन जगहों को चूज किया जिनका जिक्र बौद्धिस्ट बुक्स में मिलता है। उनका मानना था कि ऐसी जगहों पर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिमेन्स मिल सकते हैं। बाद में सर जॉन मार्शल के टाइम एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं।
इस डिस्कवरी ने हिस्टोरियंस को यह समझाया कि इंडियन हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है और इसे 3rd मिलेनियम बीसीई या उससे भी पहले तक ट्रेस किया जा सकता है। इसी समय कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो इंडिया में रहते थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री पर बुक्स भी लिखी, लेकिन उनकी ज्यादातर राइटिंग्स ब्रिटिश कॉलोनियल आइडियाज से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस थी। इसका मतलब यह था कि उनके व्यूज बायस थे और इंडियन कल्चर को खुली और फेयर तरीके से प्रेजेंट नहीं करते थे। उदाहरण के लिए 1817 में जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी। ये इंडिया पर लिखी गई पहली मेजर बुक थी किसी ब्रिटिश हिस्टोरियन की तरफ से, लेकिन इसमें प्रेजुडिस साफ दिखाई देता है और इंडियन कल्चर का बैलेंस व्यू नहीं मिलता। इसी तरह माउंटस्टोट एल्फिंस्टोन, जो बॉम्बे के गवर्नर थे, ने 1841 में द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश की। मराठा एम्पायर इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर ग्रांट डफ, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, ने हिस्ट्री ऑफ द महट्टाज लिखी, जो 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई। कई दूसरे ब्रिटिश राइटर्स की तरह ग्रांट डफ भी इंडियन कल्चर और हिस्ट्री को क्रिटिसाइज और डिवैल्यू करता हुआ नजर आता है। इसी तरह कर्नल टॉड ने राजस्थान की हिस्ट्री पर लिखा और उनका एटीट्यूड भी काफी सिमिलर था। हालांकि सारे ब्रिटिश हिस्टोरियंस पूरी तरह बायस्ड नहीं थे। विलियम विल्सन हंटर ने इंडियन हिस्ट्री पर 2 वॉल्यूम्स लिखी, जो बाकी ब्रिटिश राइटिंग्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बैलेंस और फेयर मानी जाती है। बाद में इंडियन हिस्टोरियंस जैसे नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने ग्रांट डफ की राइटिंग्स को बहुत केयरफुली स्टडी किया। उन्होंने उसकी वीकनेसेस और लिमिटेशंस को पॉइंट आउट किया और कोशिश की कि इंडियन हिस्ट्री को ज्यादा एक्यूरेट और करेक्ट तरीके से समझा जा सके। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। अर्ली टाइम्स में इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने और लिखने वाले ज्यादातर लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स और क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो ब्रिटेन से इंडिया आए थे, लेकिन इन्हें इंडियन लाइफ और कल्चर को सही तरीके से समझना मुश्किल लगता था। इसके अलावा उनमें से कई लोग पहले से ही इंडिया के बारे में नेगेटिव सोच रखते थे। इसी वजह से उनकी राइटिंग्स ज्यादातर फेयर नहीं थी। कुछ राइटर्स ने इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया और इंडियन सोसाइटी को वीक या बैकवर्ड दिखाया। ये सब उनकी प्रेजुडिस को शो करता है, यानी उन्होंने इंडिया को बिना पूरी तरह समझे जज किया। ये राइटिंग सिर्फ हिस्ट्री बताने के लिए नहीं लिखी गई थी, बल्कि इन्हें ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करने के लिए भी यूज किया गया। इंडिया को नेगेटिव तरीके से दिखाकर यह प्रूव करने की कोशिश की गई कि ब्रिटिश रूल जरूरी और बेनिफिशियल था। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बुक सीरीज कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें टोटल 5 वॉल्यूम्स हैं, जो 1922 से 1937 सीई के बीच पब्लिश हुई थी। ये बुक्स क्लियरली कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के आइडियाज को शो करती है। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स को ईस्ट यानी इंडिया जैसे कंट्रीज के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी थी। वो एंशिएंट सिविलाइजेशंस, लैंग्वेजेस और पुरानी बुक्स के बारे में सीखना चाहते थे। इनमें से कई स्कॉलर्स को ईस्टर्न कल्चर्स के लिए रिस्पेक्ट और एडमिरेशन भी था। ऐसे स्कॉलर्स को ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। ओरिएंटलिस्ट्स ने अलग अलग लैंग्वेजेस को बहुत केयरफुली स्टडी किया। उन्होंने नोटिस किया कि संस्कृत कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस से सिमिलर है। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने ये बिलीव किया कि कभी एक बहुत पुरानी लैंग्वेज रही होगी, जो सारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज बनी। इन स्कॉलर्स का मेन फोकस वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर पर था। उन्होंने एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को डीपली स्टडी किया और उनकी हेल्प से इंडिया की अर्ली हिस्ट्री को समझने की कोशिश की। 1784 में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने स्कॉलर्स को एंशिएंट इंडियन लिटरेचर और हिस्ट्री पर रिसर्च करने में हेल्प की और स्टडी व लर्निंग के नए रास्ते खोले। ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। वो मानते थे कि संस्कृत सबसे पुरानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है और उन्हें संस्कृत लिटरेचर से बहुत लगाव था। वो पहले स्कॉलर थे जिन्होंने संस्कृत बुक हितोपदेश को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। मैक्स मुलर ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। वो द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के 50 वॉल्यूम्स के एडिटर थे। उन्होंने ऋग्वेद को कलेक्ट और एडिट किया, जो 6 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ, और ऋग्वेद का जर्मन ट्रांसलेशन भी किया। बाद में स्कॉलर एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिस्ट की राइटिंग्स को क्रिटिकली दोबारा स्टडी किया। उन्होंने बताया कि कुछ ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स के इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट भी थे, यानी कभी कभी उनका काम ईस्टर्न कंट्रीज पर यूरोपियन कंट्रोल को सपोर्ट करता था। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। कुछ इंडियन हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई की थी। हालांकि उन्होंने एजुकेशन ब्रिटिश सिस्टम से लिया, फिर भी उन्हें अपने देश इंडिया से बहुत प्यार था।
उनका मेन मकसद था कि इंडियंस अपने नेशन पर प्राउड फील करें और इंडियन रीडर्स का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े। इसी सोच के साथ इन हिस्टोरियंस ने इंडिया के ग्रेट पास्ट के बारे में लिखना शुरू किया। उनके हिस्ट्री लिखने के इस स्टाइल को नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। ये लोग अपनी बुक्स के थ्रू इंडिया की एंशिएंट ग्लोरी और नेशनल प्राइड को दोबारा जिंदा करना चाहते थे। महाराष्ट्र में नेशनलिस्टिक हिस्ट्री राइटिंग को इंस्पिरेशन विष्णु शास्त्री चिपलूणकर से मिली। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा लिखी गई बायस्ड और अनफेयर हिस्ट्री की स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म की। उनका मानना था कि ब्रिटिश राइटर्स ने इंडियन हिस्ट्री को गलत और नेगेटिव तरीके से दिखाया है। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस अक्सर इंडिया के गोल्डन पीरियड को ढूंढने की कोशिश करते थे ताकि ये दिखा सके कि इंडिया अपने पास्ट में कितना ग्रेट था, लेकिन कभी कभी उन पर यह ब्लेम भी लगाया गया कि वो हर हिस्टोरिकल फैक्ट को पूरी तरह क्रिटिकली चेक नहीं करते थे। यानी कई बार उनका फोकस ट्रुथ से ज्यादा नेशनल प्राइड पर चला जाता था। कई फेमस इंडियन स्कॉलर्स ने नेशनलिस्टिक हिस्ट्री लिखी। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं: महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी और अनंत सदाशिव आल्टेकर। डू यू नो? जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन थे। उन्होंने एक फेमस बुक लिखी, द राइज ऑफ मराठा पावर। इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मराठा एम्पायर कैसे एग्जिस्ट करने लगा। रानाडे के अकॉर्डिंग मराठा एम्पायर अचानक से राइज नहीं हुआ। यह किसी जंगल में आग की तरह एकदम से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि ये धीरे धीरे और बहुत लंबे टाइम में डेवलप हुआ। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के लोग इस बदलाव के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो रहे थे। ये प्रिपरेशन सोशल, कल्चरल और रिलीजियस लेवल पर हुई थी। इसी लॉन्ग और डीप प्रिपरेशन की वजह से मराठा एम्पायर स्ट्रांग बन पाया और आगे चलकर राइज कर सका। इसी तरह राजवाड़े भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन थे। उन्होंने मराठी में हिस्ट्री, लैंग्वेज, वर्ड्स और ग्रामर जैसे कई सब्जेक्ट्स पर लिखा। उनका स्ट्रांग बिलीफ था कि इंडियंस को अपनी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए। राजवाड़े का सबसे बड़ा काम था मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, जिसे उन्होंने कलेक्ट और एडिट किया। ये टोटल 22 वॉल्यूम्स का काम था। हर वॉल्यूम के लिए उन्होंने केयरफुल और लर्न्ड इंट्रोडक्शन भी लिखी। राजवाड़े का मानना था कि हिस्ट्री सिर्फ किंग्स, वॉर्स या पावर स्ट्रगल्स की स्टोरी नहीं होती, बल्कि ये पास्ट सोसाइटीज का एक कंप्लीट पिक्चर होती है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि हिस्ट्री सिर्फ रियल और ट्रस्टवर्दी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही लिखी जानी चाहिए, ताकि हिस्ट्री ऑनेस्ट और एक्यूरेट रहे। राजवाड़े जैसे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस की राइटिंग्स ने इंडियंस को फ्रीडम के लिए इंस्पायर किया। इसी सोच का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है विनायक दामोदर सावरकर की बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। नेशनलिस्टिक हिस्ट्री ने हिस्टोरियंस को रीजनल हिस्ट्रीज लिखने के लिए भी एनकरेज किया। उन्होंने सदर्न इंडिया और दूसरे रीजन्स की जियोग्राफी और हिस्ट्री को भी स्टडी करना शुरू किया। डू यू नो? वी के राजवाड़े एक बहुत फेमस हिस्टोरियन थे। उनका मेन गोल था कि लोग हिस्ट्री को केयरफुली और साइंटिफिक तरीके से स्टडी करें। इसी मकसद से उन्होंने पुणे में जुलाई 1910 को एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, जिसका नाम था भारत इतिहास संशोधक मंडल। ये ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोरियंस को रिसर्च करने और इंडियन हिस्ट्री को डीपली स्टडी करने में हेल्प करता था। राजवाड़े ने यह भी एक्सप्लेन किया कि हिस्ट्री असल में क्या होती है। उनके शब्दों में, ह्यूमन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब है कि किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को सही तरीके से समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि वो कब हुआ और कहाँ हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें उन लोगों को भी समझना चाहिए जो उस इवेंट में इन्वॉल्व थे, यानी पर्सनैलिटीज। जब हम टाइम, स्पेस और पर्सनैलिटीज तीनों को साथ में देखते हैं, तभी किसी इवेंट की पूरी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग बनती है। हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को एक नए तरीके से देखना शुरू किया। अब उनका फोकस सिर्फ किंग्स और क्वींस पर नहीं था। उन्होंने ये भी लिखना शुरू किया कि आम लोग कैसे जीते थे, उनकी कल्चर कैसी थी, वे कैसे कमाते थे, काम करते थे, और उनकी रोजमर्रा की लाइफ कैसी थी। हिस्टोरियंस चाहते थे कि हिस्ट्री में अलग अलग कम्युनिटीज, साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर सबकी स्टोरी शामिल हो। उनका गोल था कि हर तरह के लोगों की आवाज सामने आए, सिर्फ रूलर्स की नहीं। इस पीरियड में हिस्टोरियोग्राफी 3 मेन आइडियाज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ये देखती है कि रिच और पुअर लोग कैसे जीते थे,
और कैसे पैसा और काम ने हिस्ट्री को शेप किया। सबल्टरन हिस्ट्री ये ऑर्डिनरी और अनदेखे लोगों की स्टोरीज बताती है, सिर्फ किंग्स या फेमस लोगों की नहीं। फेमिनिस्ट हिस्ट्री ये वुमेन और उनकी लाइफ पर फोकस करती है और दिखाती है कि हिस्ट्री में वुमेन की कितनी इंपॉर्टेंट रोल रही है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री मार्क्सिस्ट हिस्ट्री को स्टडी करने का एक तरीका है जिसमें यह देखा जाता है कि लोग कैसे काम करते थे और कैसे जीते थे। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का मेन फोकस होता है पैसा कमाने के तरीके, लोग एक दूसरे के साथ कैसे काम करते थे और जॉब्स व वर्क का लोगों की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा। ये हिस्टोरियंस बड़े बड़े सोशल और हिस्टोरिकल इवेंट्स को एनालाइज करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन इवेंट्स ने ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ को कैसे चेंज किया। वे कास्ट सिस्टम जैसी सोशल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम टाइम के साथ कैसे डेवलप और चेंज हुए। इंडिया में कई इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस ने मार्क्सिस्ट अप्रोच को यूज किया। इनमें कुछ मेन नेम्स हैं: दामोदर धर्मानंद कोसांबी, श्रीपाद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा और शरद पाटिल। इनमें से श्रीपाद अमृत डांगे ने इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी को स्टार्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने एक फेमस बुक लिखी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन सोसाइटी कैसे बहुत लंबे टाइम में चेंज हुई, जैसे शुरू में चीजों को मिलजुल कर शेयर करना और बाद में स्लेवरी सिस्टम का डेवलप होना। सबल्टरन हिस्ट्री सबल्टरन हिस्ट्री हिस्ट्री लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ पर फोकस किया जाता है, खासकर उन लोगों पर जो सोसाइटी के बॉटम में थे। सबल्टरन का मतलब होता है लोएस्ट रैंक वाले लोग, जिनकी आवाज को हिस्ट्री में अक्सर इग्नोर किया गया। इस अप्रोच की शुरुआत मार्क्सिस्ट हिस्ट्री से जुड़ी हुई मानी जाती है। इटली के थिंकर एंटोनियो ग्राम्स्की ने कहा कि हिस्ट्री सिर्फ किंग्स और रूलर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि ऑर्डिनरी लोगों के नजरिए से भी लिखी जानी चाहिए। ऐसी हिस्ट्री लिखने में स्टोरीज, सॉन्ग्स और फोक टेल्स जैसे सोर्सेज बहुत हेल्पफुल होते हैं। इंडिया में रंजित गुहा ने सबल्टरन हिस्ट्री को एक इंपॉर्टेंट अप्रोच बनाया और इस नजरिए से पास्ट को स्टडी करना पॉपुलर किया। हालांकि उनसे पहले भी ऐसे ही आइडियाज मौजूद थे, खासकर महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के काम में। महात्मा फुले ने अपनी बुक गुलामगिरी में बताया कि कैसे वुमेन और शूद्र अतिशूद्र कास्ट सिस्टम के सबसे नीचे माने जाने वाले लोग को अनफेयर ट्रीटमेंट झेलना पड़ता था और कई बार ये सब रिलीजन के नाम पर जस्टिफाई किया जाता था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी इन कम्युनिटीज पर डीपली लिखा। उनकी बुक्स हु वेर द शूद्रस और द अनटचबल्स दिखाती है कि ये लोग इंडिया के कल्चर और पॉलिटिक्स को शेप करने में कितने इंपॉर्टेंट थे। फिर भी मेनस्ट्रीम हिस्ट्री में इन्हें अक्सर नजरअंदाज किया गया। फेमिनिस्ट हिस्ट्री फेमिनिस्ट हिस्ट्री का मेन फोकस हिस्ट्री में वुमेन की स्टोरीज को सामने लाना है। बहुत लंबे टाइम तक हिस्ट्री ज्यादातर मैन ने लिखी, जिसकी वजह से वुमेन की लाइफ, उनके अचीवमेंट्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को अक्सर इग्नोर कर दिया गया। फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने इस गैप को फिल करने की कोशिश की। उन्होंने दिखाया कि वुमेन हिस्ट्री में कितनी इंपॉर्टेंट थी और कई बार वुमेन की खुद की लिखी राइटिंग्स को सोर्स की तरह यूज किया। 19वीं सेंचुरी में ताराबाई शिंदे इंडिया की पहली वुमेन में से एक थी जिन्होंने वुमेन के इश्यूज पर खुलकर लिखा। उन्होंने 1882 में बुक स्त्री पुरुष तुलना लिखी, जिसमें वुमेन के अनफेयर ट्रीटमेंट और कास्ट सिस्टम को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद 1888 में पंडिता रामाबाई ने बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमन लिखी। इस बुक में उन्होंने वुमेन की स्ट्रगल्स, खासकर हाई कास्ट सोसाइटी में, को डिटेल में एक्सप्लेन किया। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लिखना शुरू किया। उन्होंने स्टडी किया कि वुमेन के जॉब्स कैसे थे, वर्क प्लेस पर उनका ट्रीटमेंट कैसा था, उनके वोटिंग राइट्स क्या थे और पॉलिटिक्स में उनकी पार्टिसिपेशन कैसी रही। इस फील्ड में एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर थी मीरा कोसांबी। उन्होंने बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री लिखी, जिसमें पंडिता रामाबाई और डॉक्टर रुखमाबाई, इंडिया की फर्स्ट वुमन डॉक्टर, जैसी वुमेन की स्टोरीज बताई गई है। कुछ फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने दलित वुमेन की लाइफ पर भी फोकस किया। डॉक्टर शर्मिला रेगे ने बुक राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर लिखी, जिसमें दलित वुमेन की लाइफ स्टोरीज को उनके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट किया गया है। हिस्टोरियंस विदाउट अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी कुछ हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखते टाइम किसी स्पेशल आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया। उनका मकसद सिर्फ पास्ट को केयरफुली, बैलेंस्ड और ऑनेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना था।
ऐसे हिस्टोरियंस में शामिल हैं सर जादुनाथ सरकार, सुरेंद्र नाथ सेन, जी.एस. सरदेसाई और त्र्यंबक शंकर शेजवालकर। रिसेंट टाइम्स में यशवंत डिंकर फडके और रामचंद्र गुहा जैसे हिस्टोरियंस ने मॉडर्न इंडिया पर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। डू यू नो? इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन थे गोविंद सखाराम सरदेसाई। उन्होंने एक बहुत बड़ी और फेमस बुक लिखी जिसका नाम था मराठी रियासत। इस बुक में उन्होंने मराठों की हिस्ट्री को डिटेल में बताया, जो इंडिया के इंपॉर्टेंट रूलर्स माने जाते हैं। उनका ये काम इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि लोग उन्हें प्यार से रियासत कर कहने लगे, जिसका मतलब होता है हिस्ट्री लिखने वाला। उन्होंने मराठा हिस्ट्री पर कई वॉल्यूम्स में काम किया। सरदेसाई के इस काम की वजह से बहुत से लोगों को मराठों और उनके पास के बारे में गहराई से समझने का मौका मिला। इसी कारण उनका योगदान इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। ऐसे ही बाकी चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।